बच्चों आज हम क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर इट मीन्स वास्तविक संख्याओं के पार्ट नंबर 4 के बारे में स्टडी करेंगे। आज का टॉपिक आता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। अभी हम यहाँ से देखते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। मान लीजिए हमारे पास एक भाज्य संख्या दी गई है। एक भाज्य संख्या हमने क्या मान ली, यहाँ से 150 दी गई है। जब हम क्या करते हैं 150 के गुणनखंड करते हैं तो यहाँ से कितना आएगा, 2 से 14, एक बचेगा, 2 पंजे 10। यहाँ से कितना आएगा, 3 दूनी 6, एक बचेगा, 3 पंजे 15। यहाँ से कितना आएगा, 5 गुणा 5 कितने होते हैं, 25 होते हैं। और यहाँ से कितना आएगा, 5 एकम 5 आएगा। तो हम यहाँ से 150 को कैसे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ से 150 को क्या लिखेंगे, यहाँ से 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 1 लिखेंगे। तो यहाँ से 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो 150 है, 150 क्या होगा हमारे पास, यहाँ से एक भाज्य संख्या होगी। और जो यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, अभाज्य गुणनखंड आया है, इनकी हमने क्या कर दी, यहाँ से गुणा कर दी। तो ये वाले क्या होंगे हमारे पास, अभाज्य संख्या होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्या होगा, एक भाज्य संख्या होती है। एक भाज्य संख्या को हम क्या करते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि जो भी हमारे पास क्या दी होगी, एक भाज्य संख्या दी होगी। एक भाज्य संख्या को हम क्या करते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका का सेकंड पार्ट कहता है यदि हम इसके क्रम पर विचार न करें, अर्थात हम क्या मान लेते हैं, मान के चलो हमारे पास जो अभाज्य संख्याओं की गुणनफल आए हैं, इसको हम क्या करते हैं, क्रम बदल देते हैं। क्रम हमने क्या बदल दिया, जैसे हमारे पास 150 था, 150 का हमने यहाँ से क्या किया, अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। और इसका क्या कर दिया, हमने यहाँ से क्रम बदल दिया। जैसे हमने क्या किया, 3 पहले लिख दिया, फिर उसके बाद 2, फिर 5, फिर 5, फिर 1 लिख दिया। या हम अलग तरीके से और लिख सकते हैं इसको, जैसे 150 है, यदि हम इसके गुणनखंड निकालते हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। यदि हम इन सभी की गुणा करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 150 ही आएगा। यदि हम यहाँ पर इन सभी की गुणा करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, यहाँ से भी 150 ही आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं यदि हम इसके क्रम पर विचार न करें, अर्थात हम क्या कर देते हैं, इन अभाज्य संख्याओं के गुणा के क्रम को बदल देते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आता है। तो इस प्रकार हम 150 जो कि हमारे पास भाज्य संख्या है, इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए किसी भी क्रम में बदलकर लिख सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की केवल और केवल क्या होती है, एक ही विधि होती है, यदि हम इसके क्रम पर विचार न करें। तो यहाँ से हम अंकगणित की आधारभूत की प्रमेयिका की परिभाषा क्या दे सकते हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना क्या होंगे, यहाँ पर अद्वितीय होंगे। अर्थात उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की केवल और केवल क्या होगी, हमारे पास एक ही विधि होती है, जब तक कि इस अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम पर विचार न किया जाए। इसी को हम क्या कहते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। इसी के लिए हम यहाँ से क्या देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, मानकर चलो आपकी क्लास में क्या है, 30 बच्चे हैं, और इन 30 बच्चों की क्या करते हैं, हम यहाँ से अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना हमें। तो यहाँ पर क्या 30 क्या होगी, हमारे पास एक भाज्य संख्या होगी। 30 के हमें क्या बनाने हैं, यहाँ से फैक्टर बनाने हैं, इट मीन्स क्या बनाने हैं, यहाँ से हमें इसके गुणनखंड बनाने हैं। तो यहाँ से 30 के गुणनखंड क्या क्या बनेंगे, 2 पर जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 पंजे कितने होंगे, यहाँ से 10। 3 पर जाएगा, 3 पंजे 15, और यहाँ से कितना आएगा, 5 एकम 5 आएगा। तो यहाँ पर एक बच्चे ने क्या किया, यहाँ पर 30 के गुणनखंड ये वाले बनाए। 30 के क्या गुणनखंड बनाए, यहाँ से 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1 बनाया। दूसरे बच्चे को कहा गया कि 30 के गुणनखंड बनाओ, तो दूसरे बच्चे ने क्या किया, यहाँ पर 30 के गुणनखंड बनाए। 30 के क्या गुणनखंड बनाए, उसने 5 पर, उसने स्टार्टिंग में 5 से चला दिया। तो यहाँ से कितना आएगा, 5 6 के 30 आएगा, और यहाँ से कितना आएगा, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 आएगा। इस बच्चे ने यहाँ पर क्या किया, 30 के क्या गुणनखंड बनाए, यहाँ से 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बनाया।
अभी यहाँ पर क्या किया, अलग अलग बच्चे क्या करेंगे, अलग अलग क्या करेंगे, गुणनखंड बनाते हैं। यहाँ पर जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अभाज्य संख्याओं की गुणा करते हैं, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं की गुणा करते हैं, तो दोनों केस में क्या आएगा, आंसर हमारा सेम आएगा। इट मीन्स आपका 30 ही आएगा। जो आपका अभाज्य संख्याओं की जो आपका गुणनफल होगा यहाँ पर, इसका जो ऑर्डर होगा, इट मीन्स जो यहाँ पर क्या होगा, क्रम होगा, वो क्या हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। जैसे यहाँ पर क्या होगा, 2 3 5 1 आएगा। यहाँ पर 5 आपका यहाँ था, यहाँ पर 5 उसने क्या किया, पहले लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया। इट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ से क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, जो गुणनफल होगा उसको हम लिखेंगे, उसका क्रम क्या होगा, यहाँ से अलग अलग हो सकता है। इट मीन्स आगे पीछे हो सकता है, और यहाँ से क्या आएगा, हमारा आंसर सेम आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। अभी हम यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास जो भाज्य संख्याएं होती है, ये वाली क्या होती है, हमारे पास यहाँ से भाज्य संख्या होती है, और ये वाली क्या होती है, हमारे पास यहाँ से अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो एक से बड़ी संख्याएं होगी, और आपकी क्या होगी, यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं होगी। और हमारी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो क्या होगी, एक से बड़ी होगी, जो क्या होगी, अपने और एक के अलावा किसी के टेबल पर नहीं आती है। जैसे मान के चलो हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 क्या होगी, हमारी एक अभाज्य संख्या होगी। 2 क्या होगी, या तो 2 के टेबल पर ही जाएगी, या क्या होगी, यहाँ पर 2 के टेबल के अलावा किसी पर नहीं जाएगी, या हमारी किस पर जाएगी, ये 1 पर जाएगी। तो यहाँ पर अगली कौन सी होगी, हमारे पास 3 है, जैसे अगली कौन सी है, 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है, फिर क्या है, 13 है, फिर क्या है, यहाँ से 17 है, फिर 19 है, फिर क्या है, 23 है। ये सभी की सभी क्या होती है, हमारे पास यहाँ से अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्या क्या होगी, जो अपने और एक के अलावा किसी के टेबल में नहीं आती है, वो क्या कहलाती है, हमारी सारी की सारी अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या क्या कहलाती है, जैसे हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर 4 है, 4 के हमारे यहाँ से क्या क्या फैक्टर बनेंगे, या तो क्या बनेगा, यहाँ से 4 गुण 4 के क्या बनेंगे, 2 गुणा 2 बनेंगे, या क्या बनेगा, यहाँ से 4 गुणा 1 बनेगा, या क्या बनेगा, 1 गुणा 4 बनेगा। तो इसके यहाँ पर क्या बनेंगे, अलग से दूसरी टेबल पर भी जा सकती है। तो ये वाली क्या होगी, हमारे पास यहाँ से भाज्य संख्या होगी। जैसे हमारे पास क्या होता है, 6 होता है, या क्या होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 12 होता है, 14 होता है, 15 होता है, 100 कहाँ तक होता है, हमारा यहाँ तक इन्फिनिटी तक होता है। तो ये सभी क्या होगी, हमारे पास यहाँ से भाज्य संख्या होती है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसके अंदर केवल हमारे क्या बनते हैं, 2 गुणनखंड बनते हैं। जैसे हमारे पास 2 दिया गया, 2 के क्या गुणनखंड बनेंगे, यहाँ से 1 गुणा 2 बनेगा, या 2 गुणा 1 बनेगा। ऐसे ही हमारे पास 3 दिया गया, 3 के क्या बनेंगे, यहाँ से 1 गुणा 3 बनेगा, या क्या बनेगा, यहाँ से 3 गुणा 1 बनेगा, जिसमें केवल क्या बनते हैं, हमारे 2 गुणनखंड बनते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या के हमारे पास क्या बनते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड बनते हैं, 3 भी बन सकते हैं, 4 भी, कितने बन सकते हैं, 2 से ज्यादा बनेंगे। जैसे 4 है, 4 के यहाँ पर क्या बनेगा, 1 गुणनखंड, 2 3। तो ये वाले क्या होगी, हमारे पास भाज्य संख्या होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गुणनखंड क्या होते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, एक संख्या दी गई है, 36 दी गई है। इस 36 के हमें क्या करने हैं, यहाँ पर गुणनखंड करने हैं। तो 36 के गुणनखंड यहाँ से क्या आएंगे हमारे, सबसे पहले किस पर जाएगा, ये वाला हमारा यहाँ से 2 पर जाएगा, 2 1 कम 2, 1 बचेगा, 2 8 16। तो फिर किस पर जाएगा, 2 9 में 18, 3 3 कितने होंगे, यहाँ से 9, और 3 1 कम कितने होंगे, 3 होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दी गई है, एक संख्या दी गई है 36। तो इसको हमने किस में लिख दिया, यहाँ पर गुणनखंड के रूप में तोड़कर लिख दिया। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से गुणनखंड की डेफिनेशन क्या आएगी, जैसे हमारे पास मानकर चलो कोई भी संख्या दी गई है, जब हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या को उसके गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। यदि यहाँ पर गुणनखंड के अंदर दी गई संख्या ये वाली क्या होगी, हमारे पास अभाज्य संख्या है, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। तो ये पूरा पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, जब हम किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। या हम यहाँ से 36 को कैसे लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, यहाँ से 1 और 1 2 बार है, तो 2 की पावर कितनी आएगी, 2 आएगी। और 3 कितनी बार है, यहाँ पर 1 और 1 2 बार है, तो 3 की पावर कितनी आएगी, यहाँ से 2 आएगी, और गुणा में कितना आएगा, 1 आएगा।
तो 36 को हमने किस में लिख दिया, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उदाहरण नंबर 5। संख्याओं 4 पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पावर n अंक शून्य इट मीन्स 0 पर समाप्त होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या लिखनी है, एक थ्योरम लिखनी है। यदि हम मान लेते हैं n के किसी मान के लिए 4 पावर n शून्य पर समाप्त होती है तो वह संख्या क्या होगी, हमारे पास 5 से विभाज्य होगी। या हम कह सकते हैं कि 4 पावर n का एक गुणनखंड क्या होगा, हमारे पास 5 होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, एक थ्योरम लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे माना यदि n के किसी मान के लिए 4 पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि 4 पावर n का एक गुणनखंड 5 होगा। यहाँ पर हम 4 पावर n को कैसे लिख सकते हैं, 4 के फैक्टर क्या बनेंगे हमारे पास, यहाँ से 2 गुणा 2 कितने होते हैं, 2 दूनी 4 होते हैं, और 2 गुणा 2 की पावर कितनी होगी, यहाँ से n होगी। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और पावर n लिख सकते हैं। या हम इसको क्या लिखेंगे, जब हम जानते हैं कि जब हमारे पास 2 की पावर 2 और पावर n दी होती है, जब हमें पावर की पावर दी होती है तो पावर की आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 2n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे पास 4 की पावर n दी गई है, इसके अंदर 2 के अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड संख्या नहीं आती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम देखते हैं कि 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड जो कि आपके पास यहाँ पर क्या दिए गए, 2 गुणा 2 दिए गए हैं। में केवल अभाज्य संख्या 2 ही, जो कि आपकी यहाँ पर आई है, 2 ही आ सकती है। तो गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार चार की पावर n के गुणनखंड में 4 की पावर n के गुणनखंड में संख्या 2 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं आता। इसलिए हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए चार की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उदाहरण नंबर 6। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करने हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं कि HCF और LCM क्या होता है। HCF का मतलब क्या होता है? HCF की फुल फॉर्म होती है, H का मतलब होता है हाईएस्ट, C का मतलब होता है कॉमन, F का मतलब होता है फैक्टर, या हम हिंदी में HCF को क्या कहते हैं? महत्तव समापवर्तक कहते हैं। LCM किसे कहते हैं? LCM की फुल फॉर्म क्या होती है? यहाँ से L का मतलब होता है लोवेस्ट, C का मतलब होता है कॉमन, और M का मतलब क्या होता है? यहाँ से मल्टीपल, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। अभी आपको क्या करना है? 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? 6 के और 20 के क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो यहाँ से 6 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या बनेंगे? 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो यहाँ से 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे हमारे पास? 6 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 1 बनेंगे। तो यहाँ से 2 की पावर कितनी होगी? 1 है, 3 की पावर भी 1 है। यहाँ से हम देखते हैं 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे। तो 20 के हमारे पास अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे? यहाँ से 2 दाया 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो यहाँ से 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे हमारे पास? 2 गुणा 5 गुणा 1। तो क्या बनेंगे हमारे पास? तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 2 कितने बार है हमारे पास? यहाँ से 2 बार है। तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा में, यहाँ पर 5 कितने बार है? 1 बार है, तो 5 की पावर 1 गुणा में कितना आएगा हमारे पास? यहाँ से 1 आएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? 6 और 20 का क्या निकालना है? HCF निकालना है। HCF ऑफ 6, 20 तो कितना आएगा? अब हम यहाँ पर देखते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, इट मीन्स कॉमन फैक्टर क्या होंगे। जब भी हमें दो संख्याओं का HCF निकालना होता है तो हम उसके लिए क्या देखते हैं? कॉमन फैक्टर देखते हैं। और यहाँ पर क्या होगा? कॉमन फैक्टर की जो सबसे छोटी पावर होती है, छोटी पावर का क्या होगा? यहाँ पर गुणनफल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। अब यहाँ से देखो कि हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है। दोनों संख्याओं के अंदर कॉमन फैक्टर क्या होगा? यहाँ भी 2 है और यहाँ भी हमारे पास 2 है। केवल और केवल यहाँ पर क्या होगा? कॉमन फैक्टर कितना होगा? हमारे पास 2 होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 की पावर सबसे छोटी कौन सी है? 2 की पावर सबसे छोटी कितनी होगी? हमारी 2 की पावर 1 होगी। जो 2 की पावर 1 होगी यही हमारा क्या होगा? यहाँ से 6 और 20 का HCF होगा। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होगा? यहाँ पर 2 होगा। तो 6 और 20 का HCF कितना आएगा? यहाँ से 2 आएगा। अभी हमें क्या करना है? 6 और 20 का क्या निकालना है? यहाँ से LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 6 और 20 का हमें क्या निकालना है? यहाँ से LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए हम यहाँ से क्या लेंगे? जो हमारे पास यहाँ पर कॉमन फैक्टर था, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या था? यहाँ पर 2 था। कॉमन फैक्टर की जो हमारे पास क्या होगी? सबसे बड़ी पावर होगी। कॉमन फैक्टर की सबसे बड़ी पावर क्या होगी? हमारे पास यहाँ पर 2 की पावर 2 है। तो पहले इसको लिखते हैं, उसके बाद इसके साथ क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जो भी हमारे पास क्या बचती है? यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं बचते हैं, उनको क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन कौन से नहीं बचते? एक तो 3 हमारा कॉमन फैक्टर नहीं है, ना ही हमारा 5 कॉमन फैक्टर है। तो 3 और 5 को भी हम क्या करें? 3 की पावर 1 गुणा में क्या आएगा? यहाँ से 5 की पावर 1 आएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्या होगे? कॉमन फैक्टर होगा। कॉमन फैक्टर की जो सबसे बड़ी पावर होगी, एक तो वो आएगा। जो हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं होंगे वो साथ में क्या होंगे? यहाँ पर गुण होंगे। जैसे कॉमन फैक्टर हमारा 3 नहीं है और 5 हमारा क्या है? कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ से 3 भी गुणा होगा और क्या होगा? 5 भी गुणा होगा। जब हम इनकी गुणा करते हैं तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास? तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा? 2 गुणा में 2 होगा। और यहाँ 3 की पावर 1 का मतलब क्या होगा? 3 होगा गुणा में। 5 की पावर 1 का मतलब क्या होगा? 5 होगा। अब इनको गुणा करने के बाद कितना है? 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे कितने होंगे? यहाँ से 60 होंगे। तो यहाँ पर 6 और 20 का एलसीएम कितना आएगा हमारे? यहाँ से 60 आएगा। एक बार और हम देखते हैं यहाँ से HCF और LCM क्या होता है। जब हमें क्या करना है? किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले उनके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा हमारा क्या होगा? इनके अंदर कॉमन फैक्टर होगा, इट मीन्स कॉमन जो आपका अभाज्य गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर 6 और 20 के अंदर हमारा कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2 इसके अंदर भी आता है, 2 इसके अंदर भी आता है। जो दोनों में आता है वो क्या होगा आपका? यहाँ से कॉमन फैक्टर होगा। तो 2 और 2 क्या होगा? यहाँ से हमारा कॉमन फैक्टर होगा। तो हम क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर लेते हैं।
जो कि यहाँ पर क्या हमारे पास 2 है, और हमारे पास क्या है यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या होगा, एक भी हमारा कॉमन फैक्टर हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक को हम गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो यहाँ से कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या होगा, 2 होगा, और इसकी छोटी पावर क्या हमारे पास 2 की पावर 1 है। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 इट मीन्स 2, आपका क्या होगा यहाँ से 6 और 20 का एचसीएफ होगा। एलसीएम हम किसे कहते हैं, जब हम क्या करते हैं, दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारे पास कॉमन फैक्टर आया है। कॉमन फैक्टर के अंदर सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 2 है, तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर। और जो हमारे पास क्या बचते हैं, जो हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं होते, जैसे 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, इनको क्या कर देते हैं हम, जो हमारे पास कॉमन फैक्टर की पावर सबसे बड़ी थी उसके साथ गुणा कर देते हैं। जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ से एलसीएम होगा। अब हम यहाँ से क्या देखते हैं, एक फॉर्मूला देखते हैं। यदि हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो संख्याओं की गुणा करते हैं, जैसे हमारे पास दो संख्या दी गई थी, संख्या क्या क्या दी गई थी हमारे पास, एक तो 6 दी गई थी, एक हमारे पास क्या दी गई थी यहाँ पर 20 दी गई थी। इसको हमने क्या मान लिया यहाँ पर, ए मान लिया, और 20 को हमने यहाँ पर क्या मान लिया, बी मान लिया। जब हम क्या करते हैं यहाँ पर दो संख्याओं 6 और 20 की गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद हमारा किसके बराबर आएगा, यहाँ से जो हमने एचसीएफ ज्ञात किया, एचसीएफ हमारा कितना आया 6 और 20 का जो हमारा एचसीएफ आएगा, और यहाँ से हमारा क्या होगा गुणा में एलसीएम, 6 और 20 का जो हमारा क्या आएगा यहाँ से एलसीएम आएगा। जब हम दो संख्याओं की गुणा करते हैं तो किसके बराबर आएगा, एचसीएफ ऑफ 6 और 20 गुणा में क्या होगा एलसीएम ऑफ 6 और 20 को होगा। तो यहाँ पर क्या होंगे, दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, जैसे हम इसको करके देख सकते हैं। यहाँ से जब हम 6 और 20 की गुणा करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, 6 दूनी 12 होंगे, तो यहाँ से जीरो ऐसे क्या 6 जीरो जीरो होगा, 6 दूनी कितने होंगे 12, तो यहाँ से कितना आएगा 120 आएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमने एचसीएफ फाइंड आउट किया था, एचसीएफ हमारे पास कितना आया था 2 आया था, तो यहाँ से एचसीएफ 2 आया गुणा में एलसीएम हमारे पास कितना आया था, यहाँ से 60 आया था, तो यहाँ से एलसीएम लिख दिया हमने। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लेफ्ट हैंड साइड में कितना 120 है, राइट हैंड साइड में कितना होगा, यहाँ से 60 दूनी कितने होते हैं 120, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो जाएगी, राइट हैंड साइड के बराबर हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा हमारा, एचसीएफ गुणा में एलसीएम। जैसे मान के चलो हमारे पास दो संख्या दी गई है, दो संख्या हमने क्या मान ली, पहली संख्या हमने ए मान ली, दूसरी संख्या हमने क्या मान ली, बी मान ली। ए और बी का क्या होगा, यहाँ से गुणनफल होगा, ये वाला किसके बराबर होगा, जब हम क्या करते हैं एचसीएफ निकालते हैं, किसका, ए और बी का एचसीएफ निकालते हैं, गुणा में क्या आएगा हमारे यहाँ से, जब हम क्या करेंगे एलसीएम निकालते हैं किसका, ए और बी का। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, हमारे यहाँ पर दो संख्याओं का एचसीएफ गुणा में क्या होगा, यहाँ से दो संख्याओं का एलसीएम। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनता है, एक फॉर्मूला बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उदाहरण नंबर 7, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और फिर इनका क्या करना, आपको एलसीएम भी ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ को ज्ञात करने के बाद हमें फॉर्मूले का यूज कर क्या निकालना है, यहाँ से एलसीएम निकालना है। इट मीन्स आपको क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्धक निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो हमारे पास यहाँ से क्या दिया गया 96, तो 96 के हमारे पास यहाँ से अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे, सबसे पहले 2 पर जाएगा, 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 पर जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके कितना होगा 8, फिर 2 पर जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से कितना होगा हमारे पास, अब 2 पर जाएगा, 2 छः कितने होंगे 12, फिर 2 पर जाएगा, 2 तीन 6, फिर 3 पर जाएगा, 3 एकम 3। तो 96 के यहाँ पर हमारे पास अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आएंगे, 96 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1 है। तो यहाँ पर 2 कितने होंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिखेंगे। 3 कितने हमारे पास यहाँ पर 1 है,
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 1 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 404 के क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 404 के अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे, सबसे पहले किस पर जाएगा, 2 पर जाएगा। 2 दूनी 4, 0 ऐसे कैसे, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर कितने पर जाएगा, 2 पर जाएगा। 2 एकम 2, 0 ऐसे कैसे, 2 एकम 2। और यहाँ पर कितना होगा हमारे पास, आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 404 के हमारे पास अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आएंगे। 2 कितनी बार हमारा यहाँ पर, 2 गुणा 2 है, और गुणा में कितना है, 101 है। 2 कितनी बार होगा, 2 बार होगा। तो 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2, गुणा में कितना आएगा, यहाँ से हमारे पास 101 आएगा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। 404 और 96 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ से एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जो भी हमारे पास दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर होगा। कॉमन फैक्टर क्या होगा, दोनों के अंदर 2 है। 2 हमारा क्या होगा, यहाँ पर कॉमन फैक्टर है। और कॉमन फैक्टर की हमें क्या लेनी होती है, जो सबसे छोटी पावर होती है। तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 में से छोटी पावर कौन सी होगी, हमारी 2 की पावर 2 होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, 2 की पावर 2 है। अब हम देखते हैं और कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है। तो यहाँ पर ओनली कॉमन फैक्टर क्या होगा, हमारा 2 होगा। और यहाँ पर छोटी पावर हमने क्या ली, 2 की पावर 2 ली। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, यहाँ से 2 गुणा 2 होगा, और 2 दूनी कितने होंगे, यहाँ से 4 होंगे। तो यहाँ से 96 और 404 का जो एचसीएफ कितना आएगा, हमारे पास 4 आएगा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पहली संख्या मान लेंगे, एक दूसरी संख्या मान लेंगे। पहली संख्या को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ए कितना होगा हमारा, यहाँ से 96 होगा। दूसरी संख्या हम किसको मान लेते हैं, 404 को, जो कि हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। बी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 404 होगी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। इट मीन्स हम क्या करेंगे, पहली संख्या हमारे पास क्या होगी, ए होगी। दूसरी संख्या हमारे पास क्या होगी, बी होगी। ए और बी का क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। इट मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ से दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, हमारा एचसीएफ होता है। जो हमारा क्या होगा, यहाँ से एचसीएफ ऑफ 96 और कितना होगा, 404 होगा। और गुणा में कितना होता है हमारे पास, यहाँ से एलसीएम ऑफ 96 और 404 होता है। अभी हमारे पास क्या दिया गया है, ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है, और एचसीएफ की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ए गुणा बी ऐसे कैसे लिखेंगे। यहाँ से कितना आएगा, जो हमारा एचसीएफ किस में है, गुणा में है, ये किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। तो यहाँ से कितना होगा, एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 किसके बराबर आएगा, यहाँ से एलसीएम ऑफ 96 और 404 आएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी हमारे पास, यहाँ से 96 है। तो ए की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, 96, और बी की वैल्यू कितनी हमारे पास, यहाँ से 404 है। तो 404 लिखेंगे डिवाइड में एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 कितना आया था हमारे पास, यहाँ से 4 आया था। तो डिवाइड में कितना आएगा, यहाँ से 4 आएगा। इक्वल कितना आएगा, यहाँ से एलसीएम ऑफ 96, 404 आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कट करते हैं। यहाँ से 4 एकम 4, यहाँ से कितना आएगा, 4 दूनी 8, 1 बचेंगे। तो यहाँ से कितना आएगा, चौक चौक कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, 24 आएगा। 24 गुणा में क्या होगा, यहाँ से 404 होगा, किसके बराबर होगा, यहाँ से एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 होगा। जब हम क्या करते हैं, 24 की गुणा 404 से करते हैं, आप करके देख सकते हो। यहाँ से इन दोनों की गुणा करने के बाद कितना आएगा, यहाँ से 9696 आएगा, जो कि हमारा क्या होगा, 96 और 404 का एलसीएम होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, जो हमारा क्या होगा, एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 किसके इक्वल होगा, यहाँ से 9696, जो कि आपका आंसर आएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उदाहरण नंबर 8, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अभी आपको क्या करना है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। आपको यहाँ पर क्या दी गई है, 3 संख्याएं दी गई है। यहाँ पर क्या दिया गया आपको, एक तो 6 दिया गया है, एक क्या दिया गया है, 72, 120 दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 के, 72 के और 120 के क्या बनाएंगे, यहाँ से अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो सबसे पहले हम 6 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या बनेंगे, 2 3 कितने होंगे, 6, और 3 एकम 3 आएंगे।
तो यहाँ से 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे हमारे पास, 2 की पावर कितनी है हमारे पास, यहाँ पर 2 केवल 1 है तो 2 की पावर 1 आएगा। 3 की पावर कितनी आएगी हमारे पास, यहाँ पर 1 आएगी, क्योंकि 3 हमारा केवल 1 है। अभी हम क्या करते हैं, 72 के क्या बनाते हैं, अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो 72 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, यहाँ से सबसे पहले 2 पर जाएगा, कितना आएगा यहाँ से, 2 3 6, 1 बचेगा, तो 2 6 कितने आएंगे यहाँ से 12 आएंगे। और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, 2 पर जाएगा, फिर 2 1 कम 2 आएगा, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 पर जाएगा, 2 9 18, फिर 3 पर जाएगा, 3 3 9, फिर 3 पर जाएगा, 3 1 कम 3। तो यहाँ पर 72 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे, 72 के बनते हैं, 2 कितनी बार आएगा यहाँ से, 1 2 3, तो 2 की पावर कितनी होगी यहाँ पर 3 होगी, गुणा में 3 कितनी बार आएगा यहाँ से, 2 बार, 3 और 3, तो 3 की पावर कितनी होगी यहाँ से 2 होगी। अभी हम क्या करेंगे, 120 के क्या बनाएंगे, यहाँ से अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या बनेंगे, सबसे पहले 2 पर जाएगा, 2 पर जाएगा कितना आएगा, 2 6 12, 0 ऐसे कैसे आएगी, फिर 2 पर जाएगा, 2 3 6, 0 ऐसे कैसे, फिर 2 पर जाएगा तो कितना आएगा यहाँ से, 2 1 कम 2, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, फिर 3 पर जाएगा, 3 पंजे 15, फिर 5 पर जाएगा, 5 1 कम 5। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे हमारे पास, यहाँ से 2 कितनी बार होंगे, 1 2 3, तो 2 की पावर कितनी आएगी यहाँ से 3 आएगी, गुणा में 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो 3 की पावर कितनी आएगी 1। 5 कितनी बार हमारे पास यहाँ पर 1 बार है, तो 5 की पावर कितनी आएगी यहाँ से 1 आएगी। तो यहाँ पर 6 के अभाज्य गुणनखंड ये वाले आएंगे, 72 कितने आएंगे, ये वाले आएंगे, 120 के कितने आएंगे यहाँ से, ये वाले आएंगे। अभी हम यहाँ से क्या देखते हैं, 6 72 और 120 का एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ से एचसीएफ ऑफ 6 72 और 120 का कितना आएगा। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के अंदर कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन फैक्टर कितना होगा हमारा यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो तीनों के अंदर जो कॉमन फैक्टर आएगा, कॉमन फैक्टर हमारा क्या आया, तीनों के अंदर 2 आया। और 2 की जो हमारी क्या होगी, सबसे छोटी पावर होगी। सबसे पहले हमारे पास 2 की सबसे छोटी पावर कितनी होगी, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो यहाँ से कितना आएगा, 2 की पावर 1 गुणा में। नेक्स्ट कॉमन फैक्टर हम देखते हैं यहाँ पर, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो तीनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा। तो यहाँ पर 3 की सबसे छोटी पावर कितनी होगी, 3 की पावर 1 होगी, तो गुणा में कितना आएगा, 3 की पावर 1 आएगी। इसलिए हम कह सकते हैं जब भी हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, इट मीन 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। जो भी हमारा कॉमन फैक्टर आएगा उसकी जो हमारी क्या होगी, छोटी पावर होगी, उसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद गुणा में क्या करेंगे, सेकंड हमारा जो भी कॉमन फैक्टर आएगा उसकी सबसे छोटी पावर होगी, उसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। दोनों का क्या होगा यहाँ पर, या हमारे पास 3 संख्या आती है या 2 आती है, उनका क्या होगा यहाँ पर गुणनफल होगा, वही हमारा क्या होता है, 3 संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो यहाँ से 2 की पावर 1 का मतलब क्या होगा 2, 3 की पावर 1 का मतलब क्या होगा 3, तो 2 3 कितने होंगे यहाँ से 6, तो 6 72 और 120 का एचसीएफ कितना आएगा हमारे यहाँ से 6 आएगा। अभी हमें क्या करना है, 6 72 और 120 का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम ऑफ 6 72 और 120। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अब कॉमन फैक्टर की सबसे बड़ी पावर क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉमन फैक्टर क्या था हमारे पास, तीनों के अंदर 2 था, 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी होगी, यहाँ पर 2 की पावर 3 होगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 3। सेकंड कॉमन फैक्टर क्या था हमारे पास, यहाँ से 3 था, 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, गुणा में क्या आएगा, यहाँ से 3 की पावर 2 आएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर हमारा कौन सा नहीं है, 5, क्योंकि 5 क्या आता है, केवल 120 में आता है, 6 और 72 में नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, 5 क्या होगा, कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 की पावर 1 आएगा। जब हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर की सबसे बड़ी पावर की गुणा करते हैं, और जो हमारे पास क्या वो कॉमन फैक्टर नहीं होता है, उन सभी की गुणा करने के बाद जितना आंसर आता है वो हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 2 3 बार लिखें, 2 गुणा 2 गुणा 2 होगा, और 3 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, यहाँ से 3 गुणा होगा, और गुणा में कितना आएगा हमारे यहाँ से, 5 की पावर 1 है तो 5 आएगा। तो यहाँ से इन तीनों की इन सभी की हमें क्या करनी है, यहाँ पर गुणा करनी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी की गुणा करेंगे। तो यहाँ से कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीय कितने होंगे यहाँ से 24, 24 तीय कितने होते हैं 72, और 72 पंजे कितने होते हैं यहाँ से 360। आप गुणा करके देख सकते हो, तो यहाँ से कितना है 360। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा 6 72
और 120 का एलसीएम कितना आएगा हमारे यहाँ पर 360 आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन आती है, जब हम क्या करेंगे यहाँ पर तीन संख्याओं की गुणा करते हैं। जैसे तीन संख्या हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर 6 है, एक हमारे पास कितने 72 थी, एक हमारे पास 120 थी। जब हम इन तीनों संख्या की गुणा करते हैं, क्या ये हमारा एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर आएगा? जब हमने क्या किया यहाँ पर 6, 72 और 120 की गुणा की, तो ये वाला हमारा कितना आएगा, यहाँ से 51,840 आएगा। आप गुणा करके देख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास कितना एचसीएफ कितना आया था, हमारे पास यहाँ से 6 आया था, और यहाँ पर एलसीएम कितना आया था हमारे पास 360 आया था। जब हम क्या करेंगे 6 और 360 की गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा 2160 आएगा। और यहाँ पर हमारे पास कितना आया था 51,840 आया था। क्या 51,840 हमारा 2,160 के बराबर है? नहीं है। तो हम कह सकते हैं जब हम क्या करेंगे यहाँ पर तीन संख्याओं की गुणा करते हैं, वो हमारा कभी भी एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, जब भी हमें तीन संख्याओं का एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, या तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करेंगे, या हम क्या करते हैं यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि तीन संख्याओं का एचसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए डायरेक्ट क्या फॉर्मूला पुट करेंगे। मानकर चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर तीन संख्याओं का क्या करते हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो हम मान लेते हैं तीन संख्याएं मान लेते हैं। पहली संख्या हमने मान ली ए है, दूसरी संख्या हमने मान ली बी है, तीसरी संख्या हमने मान ली सी है। जब हम क्या करेंगे तीन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करते हैं, तो ए बी सी का एलसीएम हमारा किसके बराबर आएगा, यहाँ पर एलसीएम ऑफ ए कोमा बी कोमा सी किसके बराबर आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, ए की बी के साथ गुणा करनी है, फिर किसके साथ करनी है, सी के साथ गुणा करनी है। और गुणा में क्या करना हमें, ए और बी का क्या निकालना हमें, यहाँ से एचसीएफ निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी कोमा सी डिवाइड में कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से एचसीएफ ऑफ, सबसे पहले हमें दो संख्याओं का निकालना है, पेयर बना के निकालना है, जोड़े बनाकर ए और बी का निकालना है, फिर हमें क्या करना है बी और सी का निकालना है। गुणा में क्या आएगा हमारा, यहाँ से एचसीएफ ऑफ बी एंड सी आएगा। गुणा में क्या करना हमें यहाँ पर एचसीएफ ऑफ, अब क्या बचता है हमारे पास सी और ए बचता है। अब हमें क्या करना है सी और ए का एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास एचसीएफ ऑफ ए एंड सी आएगा। तो यहाँ से हम जब भी हमें क्या करना है तीन संख्या ए बी सी का एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ए गुणा बी गुणा सी करेंगे, ए बी सी का क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे, उसको गुणा करेंगे, डिवाइड में क्या आएगा यहाँ से एचसीएफ ऑफ दो संख्याएं, जैसे पहली ए और बी जोड़ा बनाकर निकाल लेंगे, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर पेयर बनाएंगे, अगला बी और सी का बनाएंगे, फिर क्या करेंगे सी और ए का, इट मीन्स ए और सी का बनाएंगे। तो यहाँ से हम तीन संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं। जब हमें क्या करना है तीन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ए बी सी हमारे पास तीन संख्याएं हैं, इनका हमें क्या करना है यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। तो किसके बराबर आएगा, सबसे पहले हम ए गुणा बी गुणा सी करेंगे, गुणा में इसका अपोजिट होगा, यहाँ पर क्या था हमारे पास एचसीएफ था, अभी हमें क्या करना है यहाँ पर तीन संख्याओं का एलसीएम निकाल कर गुणा करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एलसीएम ऑफ ए बी सी तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे, डिवाइड में जहाँ हमारे पास एचसीएफ था वहाँ पर क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हम एलसीएम निकालते हैं, पहली दो संख्याओं का ए और बी का निकाल लेंगे, सेकंड गुणा में करेंगे हम यहाँ से बी और सी का एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम ऑफ बी और सी। थर्ड हम क्या करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास संख्या बचेगी ए और सी बचेगी, इसका हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ ए एंड सी। तो हम इस प्रकार तीन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल फिनिश होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें।